नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, राजद के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है और यह संकट उनके ही पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो भारत सरकार में मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 5 बार सांसद रहे, देवेंद्र प्रसाद यादव ने उठा दिया है। देवेंद्र प्रसाद यादव एक ऐसे नेता जो अपने को कुजात समाजवादी मानते हैं, एक ऐसे नेता जिन्होंने 1977 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीता और 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने अपनी सीट खाली की, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक बने और मुख्यमंत्री रहे। तो देखिए, देवेंद्र प्रसाद यादव, देखिए चुनाव के समय में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं, अभी हमने लोजपा में भी देखा था। लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव, मैं यह भी मानता हूं कि वे झंझारपुर से टिकट के दावेदार थे, लेकिन बड़े नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे इस तरीके से आहत हैं, या यूं कहें कि आरजेडी के भीतर की रीति नीति को उन्होंने इस तरीके से समझा है कि वे जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी, कि इस पत्र में कहा गया है कि आरजेडी में जिस तरीके से टिकटों का वितरण हो रहा है, ऐसा लगता है कि पार्टी का व्यापारीकरण, कारोबारीकरण, मतलब साफ साफ है, क्या टिकट बेचे जा रहे हैं आरजेडी में। वे इस बात से बहुत ही गुस्से में है कि जो पार्टी में कभी नहीं रहे, जिनका पार्टी में कभी योगदान नहीं रहा, वे पार्टी में अचानक से आ जा रहे हैं, आज ही शामिल हो रहे हैं और आज ही सिंबल प्राप्त कर ले रहे हैं। और देखिए, एक बात और उन्होंने कही है, हम उनके ही शब्दों को यदि दोहरा दें, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो कह रहे थे, हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात भी कर रहे थे, लेकिन अब देवेंद्र प्रसाद यादव अपने पत्र में लिख रहे हैं कि चुनावी जंग के मैदान में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पार्टी, मतलब राजद, द्वारा चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता के लिए ही लड़ा जा रहा है। ये बड़ी बात है। और वे यह भी कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि कारोबारीकरण और व्यापारीकरण, वे कह रहे हैं कि एक नौजवान, मतलब तेजस्वी यादव, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है, उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो भी कारण होंगे, जो भी परिणाम होंगे, परिणाम जो आएंगे उनके कारण पहले से स्पष्ट है। और राजद में क्या नेताओं का इतना संकट आ पड़ा है कि बाहर से नेता लाना पड़े। तो लालू यादव पर यह बड़ा आरोप, तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। क्यों लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे हैं कि यह सवाल देवेंद्र प्रसाद यादव ने उठा दिया कि क्या टिकटों की बिक्री हो रही है, व्यापारीकरण हो रहा है, कारोबारीकरण हो रहा है। अजीत जी, देखिए, देवेंद्र यादव बहुत बहुत अच्छे समाजवादी नेता हैं। हम तो उनको बहुत हाई स्टीम में रखते हैं। जो जी, विचारधारा के प्रति भी उनका समर्पण रहा है, वो वैचारिक ईमानदारी की बात करें, आर्थिक ईमानदारी की बात करें, हर तरह से वो एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने जो स्पेसिफिक चार्जेस लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनके ऊपर चर्चा करने से पहले ज्ञानेश्वर जी 2-3 बातें हम कहना चाहते हैं जो ओवरऑल जी, देश की पॉलिटिक्स को लेकर के हैं। हाँ, जो उन्होंने चिंता जताई है, जो जो बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है, वो भारतीय राजनीति का बुनियादी संकट बन गया है। ऐसा संकट बन गया है जिससे सारी पार्टियां ग्रस्त। एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, एक जनरल बात कह रहे हैं जो पूरे देश जी, के लिए एक बात लागू होती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनसंघ के जमाने से जुड़े रहे हैं, वो इसी तरह की पीड़ा बयान कर रहे हैं कि देश, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास क्या उम्मीदवार का ऐसा संकट हो गया है कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। आज जी, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके लोग आ रहे हैं और आधे घंटे के अंदर उनको टिकट दे दी जा रही है लोकसभा चुनाव की। लोग नवीन जिंदल से लेकर के अशोक चौहान तक के नाम ले रहे हैं, जो कल रात तक राहुल गांधी की पोस्ट रिपोस्ट कर रहे थे और आज बीजेपी में आए, बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो ये जो बिल्कुल, संकट है कि नेता, हम अपने नेता जो हमारा झंडा ढोते रहे, एक पार्टी का झंडा बरसों तक ढोया, खून पसीना लगाया, उसकी बजाय कोई दूसरा आ रहा है, टिकट ले जा रहा है। ये एक भारतीय राजनीति का संकट है जो बिहार, अब चूंकि उसी का पार्ट है जी, तो बिहार में भी है। और जो जी, दूसरी बात है, हम्म, चुनाव इतना महंगा हो गया है, चुनाव इतना ज्यादा पैसे का सौदा हो गया है, बिना खर्च के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। वो समय ही खत्म हो गया जब कार्यकर्ता नेता अपना खा करके अपने समर्थकों के यहाँ
रुक करके और राजनीति करते थे और झंडा लेकर के घूमते थे और चुनाव लड़े जाते थे। ये जो एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उस एडीआर का एकदम ये अध्ययन है और उसकी रिपोर्ट है कि अगर किसी उम्मीदवार की कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसके चुनाव जीतने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, जिसकी संपत्ति 5 करोड़ से कम है। तो ये जब चूंकि सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ज्यादा है, जिसकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा, जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा है, उसकी उन लोगों के मुकाबले जिनकी 5 करोड़ से कम है, उनके मुकाबले 50% बढ़ जाती है जीतने की संभावना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यही आप कारण देखिए कि किस तरह से लोकसभा में, भारत की लोकसभा में, संसद में करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ रही है, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये पैसे का खेल हो गया है। ये दो चीजें हैं। चुनाव उसके बिना नहीं लड़ा जा सकता। अब न कार्यकर्ता ईमानदार है रह गया है, न नेता ईमानदार रह गया। सब आदमी को पैसे खर्च करने, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ता ही घर से नहीं निकलेगा। जो हम लोग देखे थे जब राजनीति में बस्ता बांटने के लिए जहां 100 रुपए 200 रुपए लगते थे, वहां 20,000 रुपया लग रहा है। तो ये आप समझिए कि चुनाव कितना महंगा हुआ है। तो ये दो बातें कहनी थी जो ओवरऑल राजनीति की बात हो गई। अब आए उनके स्पेसिफिक चार्जेस पर जो इसी से रिलेटेड है, जो उन्होंने लगाए आरजेडी के साथ, जो उनकी निष्ठा रही है, जो उनका समर्पण रहा है, वो निश्चित रूप से आहत हो रहे होंगे कि जो बरसों से झंडा ढोते रहे, जो पार्टी के लिए समर्पित लोग रहे, राजनीति करते रहे, उनकी बजाय आप दूसरी जगह से नेता ले आकर के और उनको टिकट दे रहे हैं। और हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, अगर उन्हीं के स्पेसिफिक चार्जेस की बात करें तो हम लोग कई बार बीमा भारती की चर्चा कर चुके हैं। क्या अभय कुशवाहा की चर्चा कर चुके हैं, अभय कुशवाहा की चर्चा किए हैं, अशोक महतो की चर्चा किए हैं, अशोक महतो की चर्चा किए हैं। बिल्कुल। ये और एक दिन पहले, मतलब अभय कुशवाहा तो एक दिन पहले आए या 2 दिन पहले जनता दल छोड़ करके आए और आपने उनको टिकट दे दिया। बीमा भारती का तो इस्तीफा ही आपने इस नाम पर कराया कि उनको हम टिकट देंगे। तो उस इलाके में, अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, इतने वर्षों पुरानी पार्टी हो गई और 25 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी हो गई। अभी कुछ दिन पहले रजत जयंती समारोह मनाया गया स्थापना का। तो उस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक क्षेत्र में आरजेडी कमजोर है या उसके पास नेता नहीं। तो इतने नेता होने के बावजूद आप बाहर से ला करके और उम्मीदवार बना रहे हैं। अपनी जो पारंपरिक सीटें हैं, जो सीट आरजेडी हमेशा जीतती रही है, वो सीटें आप दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं। तो उस पर तो निश्चित रूप से पीड़ा होगी, निश्चित रूप से तकलीफ होगी। जो पुराने नेता हैं, जो लोग आपको एक आदर्श को लेकर के, एक एजेंडा एक को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे थे, तो वो उनके इस आरोप से किसी को इनकार नहीं हो सकता है। कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात को, चूंकि ये फैक्ट सामने है। अब हम लोग बात करते करते जब इतने लोगों के नाम बता दिए, सब जगह यही हो रहा है। अभी जहां नहीं दिया गया है वहां भी इंतजार हो रहा है कि दूसरी जगह से आदमी ले आए और उसको टिकट दे दें। जहां दे दिया गया वहां तो दे ही दिया गया, जहां नहीं दिया गया वहां भी इंतजार हो रहा है कि दूसरी पार्टी से आदमी आए, हम टिकट दे दें उसको। अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, चीनी मिल वाला आदमी है, तो मेडिकल कॉलेज वाला आदमी है। अरे चुनाव इस तरह से थोड़े होता है कि आप चीनी मिल वाला और मेडिकल कॉलेज वाला ही लड़ेगा। फिर वो तो कल ही हो जाएगा, वो तो कल ही हो जाएगा। अजीत जी, वो जा रहे हैं, तेजस्वी जी कल जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, वहां दीपक यादव की बड़ी सभा है, वे आएंगे और उन्हें वाल्मीकि नगर में टिकट मिलेगा। ये तो कल ही हो जाना है। बताइए, तो ये वैसी सीट आप कह रहे हैं जो अलायंस की आपकी सीट थी, जहां इतना बढ़िया पिछली बार प्रवेश मिश्रा ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा था, आपका बहुत मामूली अंतर से लोकसभा का चुनाव हारे थे, और आप जबरदस्ती 2 सीटें खराब कर रहे हैं। ये बात कैसे पीड़ा नहीं होगी देवेंद्र यादव को? देवेंद्र यादव को तो पता है कि अपने चुनाव, अपने भी आपने कहा कि वो टिकट के दावेदार थे, नहीं मिलता, अपनी वो तकलीफ दबा जाते। अगर पार्टी चुनाव जीत रही होती, पार्टी बढ़ रही होती, पार्टी अच्छा कर रही होती, तो उनको उम्मीद रहती कि आगे अच्छा होगा। लेकिन आपने एक सीट के चक्कर में, एक चीनी मिल, एक बड़े आदमी के मालिक को लड़ाने के चक्कर में आपने वाल्मीकि नगर भी सीट खराब की, पश्चिमी चंपारण की सीट भी की। आपने सीटों की ऐसी अदला बदली कर ली और कौन लड़ेगा वहां कैंडिडेट आपने तय नहीं किया, सीटों की अदला बदली पहले हो गई। तो ये चीजें तो हो रही हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ना कि आप देख करके, चेहरा देख करके, आदमी को चुन करके और उस हिसाब से अलायंस भी बना रहे हैं और उस हिसाब से आप उम्मीदवार भी दे रहे हैं। तो ये जो पहला आरोप है कि इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी में क्या नेताओं की कमी हो गई है जो बाहर से ला रहे हैं, ये आरोप तो पूरी तरह से सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो दूसरा आरोप है कारोबारीकरण और व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण का, उससे भी कैसे आप इनकार करेंगे? राज्यसभा के भी एक आध सीटें छोड़ दें तो राज्यसभा में भी उसी तरह से आप लोग चुन रहे हैं, लोकसभा के लिए भी ऐसे ही उम्मीदवार चुन रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी है कि मजबूत उम्मीदवार, आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार चुनना है, लेकिन ये भी तो देखेंगे, उसका बैकग्राउंड भी तो देखेंगे, अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा के समर्पण भी तो देखेंगे, वो भी तो कोई चीज होती है। और नहीं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ता, आप जिसको चुन करके भेज दें, कार्यकर्ता उसका झंडा उठा करके घूमने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे? ये क्या राजनीति हुई? वो भी बिहार जैसे स्टेट। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को ला रहे हैं, कब वे आरजेडी में थे?
कभी नहीं थे, हाँ कभी नहीं थे, कभी आरजेडी में नहीं थे। और जो जिस वैल्यूज को लेकर के आरजेडी की राजनीति थी, सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें वो बिल्कुल दूसरे पाले में थे, जी। एकदम दूसरे पाले में थे और आरजेडी से लड़ रहे थे। वैचारिक रूप से भी हर तरह से वो लड़ रहे थे आरजेडी से, और आज उनको आरजेडी में लेकर के चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये जो कारण है, देखिए, बिहार बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। लोग ये कई चीजें, एक तो दुर्भाग्य भी है बिहार के, अभी बीच में इसका जिक्र आ गया तो ये भी बता दें, आपने भी वो जी रिपोर्ट देखी होगी कि 18 साल से 19 साल की उम्र के सबसे कम लोगों ने बिहार में रजिस्ट्रेशन कराया है वोटर के रूप में। बिल्कुल। ये बताइए, हम लोग कहते हैं कि बिहार सबसे जागरूक राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा लोग दिन भर राजनीति की चर्चा करते हैं, और सिर्फ 17% लोगों ने, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, उनमें सिर्फ 17% ने इस बार वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है। जी तो ये मतलब ये एक कंट्रास्ट है कि एक तरफ से इतनी जागरूकता है, राजनीति 24 घंटे चाय पान की दुकान पर राजनीति की बात होती रहती है। बिहार का आदमी बिहार से बाहर अमेरिका में होगा, हार्वर्ड में पढ़ रहा होगा, वहां भी बैठ करके राजनीति की बात करता है, और हम्म, अमेरिका लंदन में भी बैठ के आपका वीडियो देखता है, वो लाइव सिटीज की, और राजनीति समझता जी है बिहार बिल्कुल। की। तो ये इतने जागरूक लोग हैं वहां, और उस स्टेट में अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं कि आप जी दूसरी जगह के आदमी को ले आकर के, आपके खिलाफ रहे आदमी को ले आकर के, जो आपके सोशल समीकरण, जो सोशल इक्वेशन है, उसके बाहर के आदमी को ले आकर के चुनाव लड़ा रहे हैं, और उसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% प्रतिबद्ध हो आपका कार्यकर्ता, तो वो कैसे होगा। और ये बिल्कुल। बात, अगर ये इन चुनाव के पहले देवेंद्र यादव ने उठा करके एक दुखती नस को छेड़ दिया है, अब ये बात चर्चा हो जाएगी, और जो कोर वोटर है आरजेडी का, जो जिसको मान रहे हैं कि एकदम समर्पित है, उसके मन में भी संदेह पैदा होगा कि भाई जब इतने समर्पित नेता हैं ये देवेंद्र यादव, और जब वो कह रहे हैं, इसका मतलब सच्चाई है इस बात में। जी अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ खेला है, पर्दे के पीछे के किसी न किसी तरह का दबाव है। अब जब उतने जी। बड़े नेता ने बात कही है, तो जरूर संदेह पैदा होगा लोगों के मन में। लेकिन तो साफ ये तौर पर तो उन्होंने लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि चुनावी जंग के मैदान में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता के लिए ही लड़ा जा रहा है। और भी बात उन्होंने लिखी है कि पार्टी में कुछ जनाधार विहीन अति महत्वपूर्ण नेता, जो खीर और खिचड़ी दोनों को एक ही समय एक ही बर्तन में पकाने की चेष्टा कर रहे हैं, उससे पार्टी में जो निश्चित जनाधार है, वो भी अनिश्चितता की ओर जा सकता है। और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। राजद में क्या नेताओं का इतना संकट कि बाहर से नेता लाना पड़े। तो देखिए, इतनी गंभीर बातें कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि देखिए, आपने आंतरिक सर्वे कराया था, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने आंतरिक सर्वे भी कराया हर लोकसभा क्षेत्र में। तो इसके बारे में भी जिक्र है कि पार्टी द्वारा कराए गए उस आंतरिक सर्वे रिपोर्ट का क्या औचित्य रहा, जिस रिपोर्ट के आधार को ही नहीं माना जाना था। अजीत जी। देखिए, अभी आपने जो चिट्ठी का जो भी हिस्सा पढ़ा, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो निश्चित जी जनाधार है, उसके मन में भी अब संदेह पैदा होगा। वो संदेह हो रहा होगा क्योंकि मीडिया की वो खबरें देख रहा था, डिबेट सुन रहा था, उसको भी लग रहा था, वो देख भी रहा था प्रत्यक्ष रूप से। अब जब जी। देवेंद्र यादव ने कह दिया, तो उसके मन में निश्चित रूप से शंका पैदा होगी। उसको संदेह होगा कि हमारा नेता पता नहीं किस दबाव में है, क्यों नहीं लड़ रहा है, किस तरह के उम्मीदवार दे रहा है। वो इसका छिद्रान्वेषण करेगा, वो इसका विश्लेषण करेगा अपने हिसाब से। और देखिए, चुनाव कैसे एकदम औपचारिकता रह गई है अभी तक के हिसाब से। आगे अब क्या करेंगे लोग नहीं जानते हम लोग, लेकिन हम लोग ने भी चर्चा की थी, अभी 2-1 दिन पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि हेलीकॉप्टर खड़ा रह जा रहा है, और कोई रैली नहीं हो रही, कोई सभा नहीं हो रही है, आप कहीं निकल के नहीं जा रहे हैं। होली मनाते रहे आप 8 दिन तक दिल्ली में रह करके, और चुनाव के इन ऐसे हिट के समय में। तो यही बात देवेंद्र यादव ने लिखी कि ये पार्टी का वर्कर भी इस बात को समझने लगा है कि एक तो आपने गठबंधन तय करने में इतना समय लगाया, जब आप अपोजिशन में थे, आपको सरकार नहीं चलानी थी, जब तालमेल टूट गया आपका जनवरी में, तो उसी समय आपको अपनी स्ट्रेटजी फाइनल करनी थी, आपको एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए थी चुनाव जीतने की, अलायंस फाइनल करना चाहिए था, सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, उम्मीदवार तय करने चाहिए थे। वो आपने अभी तक नहीं। एक दिन पहले तक तो आपका अलायंस चल रहा है। अभी कल एक अलायंस फाइनल हुआ, मुकेश सहनी आए, चलिए वो एक एडिशन है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीजें पहले होनी चाहिए थी। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी तक। कौन कहां से लड़ेगा? सीटों का बंटवारा तो हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, आधिकारिक प्रदान नहीं हुए। जी, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई। और कहां एक उम्मीदवार, ये भी हो रहा था कि उम्मीदवारों की कुछ अदला बदली होगी, कुछ उम्मीदवार किसी के पास नहीं है, दूसरी जगह से ले आकर के लड़ाए जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें भी तय नहीं हुई। और अभी अब आप उस दिन बता रहे थे कि 18 सीटें
हो सकता है एक आध जगह तय किया हो, लेकिन 1.5 दर्जन के करीब सीटें तो नहीं तय हुई अभी चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन तक होने नहीं तक। हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुई है। और ऐसी सीटों पर जो आपकी पारंपरिक सीट रही है, आपका मजबूत गढ़ रहा है, जिन इलाकों में आप बार बार बताते रहते हैं, मधेपुरा की सीट हो, सुपौल की सीट हो, अररिया की सीट हो, आपने उम्मीदवार ही तय नहीं किए। तो ऐसी सीटों पर आपने, तो ये जनता थोड़ी ना ऐसा है कि नहीं समझ, आपके प्रति कितना भी प्रतिबद्ध वोटर होगा, उसको लग तो रहा होगा कि कहां लड़ रही है हमारी पार्टी, क्यों नहीं अभी तक कैंडिडेट आया। वो कब तक इस बात को डिफेंड करेगा कि हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहा है, वो क्या कारण देगा इसका। तो ये बात उन्होंने लिखी है कि एकदम, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि औपचारिकता निभाने के लिए लड़ रही है। जीतने के लिए अगर आप लड़ रहे होते तब अब तक तो आपका हर सीट पर प्रचार चल रहा होता, आपका कैंडिडेट घूम रहा होता, आपकी रैलियां हो रही होती। कम से कम पहले 3 चरण के जो क्षेत्र हैं वहां तो रैली हो ही गई रही थी, एक एक रैली कराए होते तेजस्वी यादव, लालू यादव भी जहां जा सकते हैं वहां जाते। तो ये नहीं हो रहा है, तो ये बात भी सही है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पार्टी ऐसा लग रहा है कि जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, औपचारिकता के लिए लड़ रही है। और हम लोग जो बार बार कहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, हमको 2025 की तैयारी करनी है, विधानसभा की तैयारी करनी है, ये चुनाव तो बीजेपी का है तो वॉकओवर दे दो। जमीन पर ऐसी स्थिति नहीं है ज्ञानेश्वर जी, जमीन पर जनता लड़ने के लिए तैयार है, जनता अभी मूड नहीं बनाई है, बहुत बड़ी जनता अनिर्णय की स्थिति में है, कोई हवा, कोई आंधी, कोई लहर नहीं है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इस स्थिति को जो कैपिटलाइज करना था, जो इसका लाभ लेना था, वो आरजेडी नहीं ले रही है, और उसी की पीड़ा देवेंद्र यादव ने जाहिर की है अपने पत्र। नहीं नहीं, अनिश्चितता तो ऐसी है अजीत जी कि कल हमारी एक टीम सीतामढ़ी और शिवहर में थी, लोगों से बात कर रही थी, पब्लिक ओपिनियन चल रहा था। लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि ये एनडीए का उम्मीदवार है, उधर से उम्मीदवार कौन है यह तो पता ही नहीं है, तो अभी हम कैसे बता दें कि क्या करेंगे और नहीं करेंगे। जहां तक हेलीकॉप्टर उड़ने की बात है, देखिए आज तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ा, मुकेश सहनी भी साथ गए, अखिलेश प्रसाद सिंह भी साथ गए, लेकिन जमुई गए, जमुई में सभा की और वापस चले आए। क्या चुनाव के दिनों में एक जनसभा होती है? क्या अभय कुशवाहा को इंतजार नहीं है? क्या गया में कुमार सर्वजीत को इंतजार नहीं है? क्या नवादा में श्रवण कुशवाहा को इंतजार नहीं है? पहले चरण का चुनाव है, और फिर जहां दूसरे चरण का चुनाव है, क्या कटिहार में तारिक अनवर को इंतजार नहीं है? किशनगंज में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को इंतजार नहीं है? भागलपुर में अजीत शर्मा को इंतजार नहीं है? तो क्या प्लान करें? जहां उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए हैं, जहां आपके उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है, बांका में जयप्रकाश नारायण यादव का कोई इंतजार नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? यह सवाल तो है ही ना। है बिल्कुल। और यही सवाल, एक तकलीफ, अपनी पीड़ा बताई है देवेंद्र यादव ने। देखिए, जयप्रकाश यादव के नॉमिनेशन में भी नहीं गया कोई आदमी लालू यादव के परिवार से, जबकि वो इतने क्लोज हैं परिवार के, कोई नॉमिनेशन में भी नहीं गया। कम से कम अब तक एक रैली हो जानी चाहिए थी। हम कल भी ये बात कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी की, जितनी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 40 ही लोकसभा सीटें हैं, और ऐसा नहीं है कि आरजेडी को नरेंद्र मोदी की तरह उत्तर प्रदेश भी जाना है तेजस्वी यादव को, और तेलंगाना भी जाना है। जिनको तो पूरे देश में घूमना है वो तो रैली करके चले गए बिहार में आकर के, और आगे की भी रैलियां उनकी प्लान है। कल ही आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, और 16 रैलियां करेंगे वो। तो तेजस्वी यादव को तो 16 की जगह 32-48 करनी चाहिए रैली। तो कब करेंगे रैली? अभी अगर पहले चरण में 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर वो तो हमने कहा था कि हर लोकसभा सीट के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर के रैली कर सकते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितने वो यंग हैं। और विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि एक दिन में 15-15, 16-16 रैलियां करते थे। वो एक दिन में 6 रैली नहीं कर सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर से पटना से उड़े 12:30 बजे दिन में। अब ये चुनाव के समय में 12:30 बजे उड़ के जाइएगा, आप 1:30 बजे पहुंचिए, 1 बजे पहुंचिए, और उसके बाद वापस आ जाइए, और आप बैकरूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बैकरूम की राजनीति कर रहे हैं। वो जो देवेंद्र यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बिना जनाधार वाले नेता, तो आपने बिना जनाधार वाले नेताओं को तो पद दे करके, ऊंची चीजें दे करके स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो रखा है, तो उनको स्ट्रेटजी बनाने दीजिए। आप तो स्ट्रेटजी के काम में थोड़ा बैठना है आपको। वो स्ट्रेटजी बनाए, वो स्ट्रेटजी बना करके आपको फोन करें, आपको फीडबैक मिले, आप जहां रहें, एयरपोर्ट पर रहें, वीआईपी हैंगर में रहें, आपको वहां रिपोर्ट मिले, आप वहां से आगे जाइए। एक भाषण हुआ है, आप दूसरे भाषण में दूसरे नेता के बात को, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उसको काउंटर करिए जाकर के। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। मतलब जो लड़ाई लड़ने का ट्रेडिशनल तरीका है, देखिए जब हेलीकॉप्टर नहीं होता था आरजेडी के पास, तब भी लालू यादव 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सभाएं करते थे एक दिन। और आज हेलीकॉप्टर है आपके पास, सारे साधन हैं, और आप नहीं कर रहे हैं।
तो ये बात भी जो उन्होंने उठाई है कि आप बिना जनाधार वाले लोगों की राय से तो कर ही रहे हैं, चलिए वो भी करिए, लेकिन आपका जनाधार है, हर जगह लोग वेट करते हैं कि तेजस्वी यादव आए, उनका भाषण हो, उनका हेलीकॉप्टर उतरे, इससे कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ता है, नेता का भी बढ़ता है। ये उसी का एक्सटेंशन है कि आप चुनाव लड़ने की सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं कि आपने नॉमिनेशन करा दिया, अब लोगों की किस्मत है। आपने जिक्र किया, देखिए श्रवण कुशवाहा भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, अभय कुशवाहा भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, तारिक अनवर भी, अजीत शर्मा भी, ये सारी सीटें ऐसी है जहां बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। नतीजे क्या होंगे वो हम लोग नहीं कह रहे हैं अभी, लेकिन वहां तो जोर लगाना चाहिए ना, जोर लगाना चाहिए, आपको और ताकत लगानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कम से कम सीख लेते कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। बाकी तो आप उनकी राजनीतिक विचारधारा का जितना विरोध करते रहिए, लेकिन चुनाव लड़ने का जो तरीका उन लोगों का है, जिस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसमें से तो कुछ सीख लीजिए। उसका 50% भी मेहनत करेंगे तो आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं बिहार में। उसका 50% मेहनत करेंगे तो आप ऐसी हवा बना सकते हैं बिहार में कि सबके पसीने छूट जाएंगे। और इस लिहाज से भी देखिए, देवेंद्र यादव की पीड़ा बहुत जायज है कि चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है पार्टी। ऐसा लग रहा है कि पार्टी औपचारिकता निभा रही है। ये उनकी वास्तविक तकलीफ है, और ये इस पर उनकी इस चिट्ठी से बहुत पहले हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और हमको लगता है कि आज हम लोग 12-14 दिन से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जी अजीत जी, देखिए देवेंद्र यादव ने जो कहा कि अनिश्चित तो अनिश्चित ही है। देखिए उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, कार्यक्रम क्यों नहीं लग रहे हैं, हमने अंदर खाने से कुछ पता करने की कोशिश की, तो अनिश्चित ही अनिश्चित है यह बात फिर से। अब परेशानी क्या हो रही है, देखिए अब तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम मुसलमानों को टिकट कितना दे रहे हैं, कितने का काट रहे हैं। आपने 2019 में 5 मुसलमान लड़ाए थे, सिवान से हिना साहब टिकट कट गया, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी अब एमएलसी बन चुके हैं, मधुबनी में आप अली अशरफ हाकिम को लड़ा रहे हैं, बेगूसराय में तनवीर हसन सीट सीपीआई को चली गई, अब देश राय, अररिया में आप लड़ाएंगे, अब सरफराज आलम होंगे कि शहनवाज आलम होंगे यह तय नहीं हो पा रहा है, दोनों तस्लीमुद्दीन के बेटे। शिवहर में आपने फैसल अली को लड़ाया था, वो चले गए बिहार विधान परिषद। तो देखिए मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं, और शायद तेजस्वी यादव साहस नहीं कर पा रहे हैं बताने का कि हम कितने मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि अररिया और मधुबनी के बाद मुसलमान के लिए तीसरी सीट निकालने में ये हाँप रहे हैं। और जैसे ही सूची का ऐलान होगा, देखिए कांग्रेस ने 9 में से 2 दे दिया, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर। तो ये, और फिर देखिए अनिश्चित तो अनिश्चित ही है। यादवों की तुलना आपने इस बार कुशवाहा से कर दी है संख्या में, यादवों के टिकट कटे हैं, सीट जो था उनका उनसे छीने गए हैं, और कुशवाहा को सीट दी जा रही है, नए समीकरण गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सौदा है ना, ये जो नई रणनीति है, यह कितना कारगर होगी, लेकिन बताने में डर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो पूछेंगे ना। और हिना साहब का टिकट तो आप काट कर ऐसे ही, चाहे वो सिवान हो चाहे वो सीमांचल हो, कि मैं देख रहा था पूर्णिया में भी और किशनगंज में भी शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लग रहा था। तो ये एक पीड़ा है, ये एक तकलीफ है, इस कारण भी कि जैसे ही सूची जारी होगी, गिनती शुरू हो जाएगी, कितने कुशवाहा, कितने मुसलमान, कितने यादव के बराबर कुशवाहा हो गए, तो अनिश्चित ही है। मुसलमान कम हो गए तो उनकी पीड़ा क्या होगी, यह भी महत्वपूर्ण है। दीजिए देखिए, हम लोग हाई स्कूल में जब पढ़ते थे ज्ञानेश्वर जी, तो संस्कृत के किताब में एक नीति श्लोक पढ़ते थे हम लोग। उस नीति श्लोक में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य हा ध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति हा ध्रुवं नष्टमेव ही। ये संस्कृत का एक श्लोक है कि जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाते हैं, उनका अनिश्चित तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। तो ये हम लोग नीति श्लोक में पढ़ते थे। तो एग्जैक्टली वही बात उन्होंने कही है देवेंद्र यादव ने, कि आपका जो अनिश्चित है, आप निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जा रहे हैं, तो आपका अनिश्चित तो नष्ट है ही, निश्चित भी नष्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो निश्चित, जिसको आप फॉर गारंटेड मान रहे हैं, जिसको आप मान रहे हैं कि ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा, हमारी तरफ ही आएगा, जिसको बंधुआ मान रहे हैं, वो भी बगावत कर सकता है। 2000 साल पहले रोम की सभ्यता खत्म हो गई गुलामों के विद्रोह के बाद, तो गुलाम भी विद्रोह करते हैं। आप जिनको बंधुआ मानते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जीवन भर आपका बंधुआ रहेगा।
तो बिल्कुल। जो जिस वोट को आपने फॉर गारंटेड माना है, वो वोट इसी की तरफ देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि आपने आपका फॉर गारंटी। देखिए, ये प्रयोग बीजेपी ने किया था, हमने पहले भी कहा है कि बीजेपी ने जी। प्रयोग किया था कि हम बहुत सारा यादव को टिकट दे देंगे तो हमको यादव वोट मिल 2015 में। जाएगा। जी। 2015 के विधानसभा में नहीं मिला, और जो आपका कोर वोट था वो उदासीन होकर के बैठ गया। सबको पता है कि क्या रिजल्ट आया था। तो जी। इसी तरह से अगर आप समझ रहे हैं कि कुशवाहा, कोइरी, कुर्मी, धानुक जो लवकुश समीकरण है, जो आपका पेरेनियल जो प्रतिद्वंदी है या विरोधी है, चिरंतन जी। विरोधी जिसको बोलते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके साथ आ जाएगा। अगर वो नहीं आता है और जो आपका निश्चित है वो उदासीन होकर के घर में बैठ जाता है, फिर क्या होगा? तो ये बात भी बिल्कुल सही कही है देवेंद्र यादव ने कि आप अनिश्चित की ओर जा रहे हैं, जी। निश्चित को छोड़ करके। तो ये एक बड़ा जोखिम भरा काम होता है। और ये यहाँ भी एक बात फिर हम वही कहेंगे कि ये हो सकता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव जानबूझ करके ये प्रयोग कर रहे हो कि हमको जीतना तो है नहीं इस चुनाव में, ये तो हमारा चुनाव है नहीं, ये चुनाव तो लोकसभा का है, नरेंद्र मोदी का है, वो जाने हम प्रयोग ही कर लेते हैं। तो ये प्रयोग करके हो सकता है कि ये प्रयोग करें, कुछ निकले, फिर अगली बार आप इसे सबक सीख जाए, विधानसभा में ऐसा न करें। तो ये एक, लेकिन एक अनिश्चित की तरफ जाने का ये काम हो रहा है जो जोखिम भरा है। अब जो आपने बात कही मुस्लिम उम्मीदवार देने की, वो उसको भी राष्ट्रीय परिदृश्य परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आपने भी पढ़ी होगी खबर कि वायनाड में जी। राहुल गांधी जब नॉमिनेशन भरा तो वहां किसी पार्टी का झंडा नहीं लिया गया, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का भी झंडा नहीं लिया गया। और वो झंडा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे थे तो जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके लोगों ने झंडे लहराए वहां। तो मुस्लिम लीग का झंडा हरे रंग का है। तो बीजेपी ने यह प्रचार कर दिया कि राहुल गांधी के नॉमिनेशन में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। तो उससे इतना डर गई कांग्रेस पार्टी कि इस बार उसने अनाउंस कर दिया कि नॉमिनेशन बिना झंडे के होगा। तो कोई झंडा नहीं लिया गया, हरा झंडा भी नहीं लिया गया और तिरंगा भी नहीं लिया गया। तो राहुल गांधी ने बिना झंडे के नॉमिनेशन किया। तो ये कांग्रेस पार्टी की भी समस्या है। कांग्रेस पार्टी की भी ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसलमान ज्यादा दिखा दें, मुसलमान को ज्यादा टिकट दे दें, तो उसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से नाराजगी हो जाए, गोलबंदी हो जाए, हिंदू ध्रुवीकरण में उससे मदद मिल जाए। तो ये चिंता है, ये चिंता तेजस्वी यादव की भी है, लालू यादव की है। और आप देखिए जितनी सीटें आपने बताई, 2 सीटें तो लगभग तय ही हो गई कि सिवान काट दिया आपने और शिवहर काट दिया। जी बिल्कुल। सिवान और शिवहर तो 2 कट ही गए। अब हाँ, आप बेगूसराय भी कट गया, बेगूसराई भी कट गया। बेगूसराय भी कट गया, बेगूसराय भी कट गया, आपने सीपीआई को दे दिया और वहां से अवधेश राय आ गए। तो जी। 3 सीटें तो आपने काट ही दी। हम्म। तो अब 2 सीट आप दरभंगा के बदले मधुबनी दे दीजिए, और दूसरा अररिया में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अररिया दे दीजिए। इसके अलावा 2 के अलावा जैसा आपने कहा कि कोई तीसरी सीट देने में तो हाँफ रहे हैं, सांस फूल रही है। तो जी इसका बिल्कुल। ये मतलब है कि आप उस वोट को भी मान रहे हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। हम्म। इनका, क्योंकि उस समुदाय ने भी अपनी ब्रांडिंग ऐसे कर रखी है कि हम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा रहा होगा, जी। जो बीजेपी से लड़ रहा है हम उसको वोट देंगे। तो इस चक्कर में ये मान लिया है इन पार्टियों ने कि वो बंधुआ हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, वो हम ही को वोट करेंगे। तो फॉर गारंटेड मान रहे हैं आप इन दोनों कोर वोट को, जिसकी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि 32% का जो आपका वोट है, 18% मुसलमान, 14% यादव, आप उस 32% वोट को फॉर गारंटेड मान के चल रहे हैं कि एक सेकुलरिज्म के नाम पर, बीजेपी को हराने के नाम पर आपको वोट करेगा, और दूसरा लालू यादव, तेजस्वी यादव का परिवार है, यादव की पार्टी है, इसके नाम पर आपको वोट करेगा। इसमें कहीं कोई विचारधारा नहीं है, इसमें कोई जमीनी फीडबैक नहीं है, इसमें कोई ग्राउंड लेवल का काम नहीं है, आपका कोई इंटरनल सर्वे नहीं है। आप सिंपल ये मान के चल रहे हैं कि यादव के नाम पर यादव और बीजेपी को हराने के नाम पर मुसलमान वोट देगा। ये भी जोखिम का काम, ये भी काफी जोखिम का है कि क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि पीछे के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को किस तरह से फुटिंग मिली है, किस तरह से उसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है पूरे बिहार में। पहले लग रहा था कि सीमांचल में बढ़ रहा है। सीमांचल में लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था उनके अख्तर उल ईमान को 2,95,000 वोट आए थे, और बाद में बाई इलेक्शंस में हम लोगों ने कुल्हनी में भी देखा और गोपालगंज में भी देखा। तो जो फुटप्रिंट बढ़ रहा है वो पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, एक जगह मिल रही है, पैर रखने की जगह मिल रही है। और अगर इस मानसिकता में आरजेडी वोट, इस तरह मानसिकता में आरजेडी काम करेगी तो उसके बढ़ने के मौके और बढ़ जाएंगे ओवैसी की पार्टी को, या किसी ऑल्टरनेटिव फोर्स के बढ़ने की जगह मिल देखिए अभी की देखिए ना, बगावत तो हो ही गई ना, पप्पू यादव ने बगावत कर दी ना। पप्पू यादव की बगावत साफ है। पप्पू यादव ने कल अपील किया कि पूर्णिया के बेटा को, सेवक पप्पू यादव को 1 रुपए का चंदा दीजिए। यूपीआई नंबर जारी किया है। तो देखिए रात की स्थिति ये थी कि रात 2 बजे यूपीआई में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे उस अकाउंट में। बताया गया, जब हमने सुबह जानकारी प्राप्त की तो 3 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन हो गए थे एक दिन में।
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, यही आ रहा था, मैक्सिमम 101 रुपए। तो 3 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन हो गए थे। तो यह जो सोमैन वाली जो स्थिति पैदा की, यह तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने सोमैन बना दिया ना पप्पू यादव को। अब देखिए झंझारपुर किसी आपने दे दी मुकेश सहनी को, अब अति पिछड़ा मुकेश सहनी को लड़ाना है, यह शर्त रखी गई है। और अति पिछड़ा जेडीयू का उम्मीदवार भी रामप्रीत मंडल कहा जा रहा था बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन देखिए बगावत, गुलाब यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, 2 अति पिछड़ा लड़ेंगे और 1 गुलाब यादव लड़ेंगे। ऊपर से एनडीए का जो मत है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बागी तो साफ साफ दिख रहे हैं। तो स्थिति ही नहीं बची है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वही बात है कि चुनाव लड़ते हुए आप दिख नहीं रहे, बस औपचारिकता ही दिखाई पड़ रही है। हाँ तो देखिए ना, ये अब एक तो इनको भी बागी में ही गिनिए, देवेंद्र यादव को भी, इतने पुराने नेता हैं जो वैचारिक रूप से काफी प्रखर और काफी परिपक्व नेता है वैचारिक रूप से, और 5 बार सांसद रहे हैं, चुनाव लड़के जीते हुए हैं। तो उनकी भी नाराजगी तो जनता के बीच चली गई ना, उनके जो भी समर्थक हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, उनके बीच चली गई कि नाराजगी है उनके भीतर। गुलाब यादव की बगावत आपने बता दी, आपने हिना साहब की बगावत देख ही रहे हैं हम लोग, जो सिवान में वो अपना चुनाव लड़ी गई, वो अकेले। पप्पू यादव की हो गई। और एक तो हम लोग शुरू से राजनीति की जी थ्योरी समझते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि जो नोट देता है वो वोट भी देता है। तो जो जिसको वोट नहीं देना होता है वो क्यों 1 रुपया भी देगा? वो 1 रुपया भी नहीं देगा, 1 रुपया चौवन नहीं देगा अगर उसको वोट नहीं देना। नहीं, वो पैसा सिर्फ पूर्णिया से नहीं मिल रहा है, दुनिया भर से मिल रहा है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 1 रुपया और 2 रुपए के। हाँ तो वो तो समर्थक है ना, उनके सपोर्टर है। इसका मतलब तो जो सपोर्टर बैठा हुआ बाहर से या पूर्णिया के बाहर या बिहार के बाहर से कहीं दे रहा है, तो वो तो लोगों को प्रेरित करेगा ना, मोटिवेट करेगा कि वोट करिए इनको। तो नोट के साथ वोट आता है, नोट के साथ वोट आता है, जिसको नोट मिलने लगे उसको वोट मिलता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई। इन सब चीजों को देखने के बाद ही उन्होंने, देवेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इंतजार किया है, ऐसा नहीं है कि वो हड़बड़ी में थे और पहले दिन से बगावत करने का मूड बना करके बैठे थे। उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया है, बारीकी से देखा है, इन लोगों को सीट का बंटवारा करते हुए, सीटें अदला बदली करते हुए, उम्मीदवार घोषित करते हुए, ये सब अलायंस बनाते हुए, ये सब देखा है। ये सब देखने के बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। सब चीजें एक एक सीट को देख करके, वो तो पूरे बिहार को जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, सीट वार समझते हैं और अंदर की बात भी जानते हैं। ये सब जानने के बाद उन्होंने लिखा। इसका मतलब कि सचमुच में अंदर में कहीं समस्या है, जो हम लोग बाहर से देख करके और जो स्वतंत्र रूप से खबरों को समझ के एनालिसिस कर रहे थे, वो तो उसकी खबर के अंदर की बात जानते हैं और तब वो ये बात कह रहे हैं। तो दोनों चीजों से कॉर्पोरेट होता है ना, ये की बात सही है। उनकी अंदर के भी यही स्थिति है और बाहर से भी यही दिखाई दे रही है कि आपने किसी न किसी दूसरे कंसिडरेशंस में टिकट दिए हैं, दूसरे कंसिडरेशंस में आपने समझौते किए हैं और आप औपचारिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कोई हिम्मत लगा करके, मेहनत करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बात उनकी चिट्ठी से बहुत जाहिर है, साफ जाहिर है। चलिए, तो देखिए औपचारिक रूप से ही चुनाव लड़ रहे हैं और समस्या तो है। पता नहीं क्या कारण है कि इस समस्या को पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। कहीं से प्रभावित है, कहीं से पीड़ित है, यह भी समझने की बात है और इसकी चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। हम अपने दर्शकों से चलते चलते कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।